स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th के लिए हमारा आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो हमारा है लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत आसान है, लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ताकि हम ज़्यादा वीडियोस बना पाएँ, आपका सपोर्ट मिले, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और थोड़ा सा शेयर भी और सब्सक्राइब, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आएँ और आप भी फ्री होके एंजॉय करें हमारे लेक्चर्स का। ओके, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर ये जो लीनियर मोमेंटम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होना है। तो इसलिए पहले हम लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब, लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है अगर हमारे पास एक बॉडी है तो उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। जैसे हम एक व्हीकल के एग्जांपल लेते हैं, एक बाइक के एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास एक बाइक है, हम उसे चला रहे हैं। देखिए जितना आप उस बाइक को एक्सेलरेट करेंगे उतना वो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर हम उस बाइक को या हमारा जो व्हीकल होगा उसको जितना हम एक्सेलरेशन देंगे उतना ज़्यादा उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बढ़ेगा। ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट का कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो उसके स्पीडोमीटर में आपको दिख जाएगा। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है सिंपल, आपके पास अगर कोई बॉडी है उस बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है। ठीक है, नाउ दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम मैथमेटिकली क्या होता है, देखिए लार्जर द मास ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का मास ज़्यादा होता है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी ग्रेटर होता है। ठीक है, बिकॉज लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम का मतलब है अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी कितना है, उसका स्पीड कितना है, वो उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा। देखिए लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है बॉडी का मास कितना है। लीनियर मोमेंटम का मतलब है लार्जर द मास ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। उसके बाद अगर लार्जर द वेलोसिटी, अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। लार्जर द वेलोसिटी ग्रेटर बीट्स लीनियर मोमेंटम। देखिए अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फास्टर स्पीड से, फास्टर वेलोसिटी से, तो उसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर हमारे हाथ में एक स्टोन है, अगर हम उस स्टोन को थ्रो करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो स्टोन हम थ्रो करेंगे उस स्टोन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कम होगा, और उसके बाद जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वेलोसिटी, उसका स्पीड होगा वो भी कम होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक गन है, अगर हम गन से फायर करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप किसी गन से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक होल बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी गन से अगर कोई फायर करते हैं तो उस टाइम पर जो गन से बुलेट निकलती है बाहर, उसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा वो ग्रेटर होगा। इसका मतलब उसकी वजह से जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हिट करेगी उसके अंदर काफी डैमेज होगा। इसका मतलब क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, अगर लीनियर मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो बॉडी का मास कितना है, ठीक है, और दूसरा बॉडी का वेलोसिटी कितना है।
ठीक है। देखिए सबसे पहले लीनियर मोमेंटम इज मेजर्ड, लीनियर मोमेंटम को हम मेजर करते हैं कैसे, इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अगर आपको किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम बताना हो तो सबसे पहले आप कहेंगे भाई उस बॉडी का मास कितना है और उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट, बिकॉज लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्चुअली वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। ऑब्जेक्ट का या आपके पास जो बॉडी है उस बॉडी का मास कितना है और उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। एंड लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। जहां पे भी आप P देखेंगे, P का मतलब है वेक्टर, P का मतलब है लीनियर मोमेंटम, दैट मींस क्वांटिटी ऑफ मोशन, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वेक्टर P किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, आपके पास जो बॉडी है उसका मास कितना है और उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे m क्या है भाई, m तो बॉडी का मास है। फिर v क्या है भाई, v तो उसी बॉडी की वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में उसे कितना समय लगा, नाउ दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद द SI यूनिट ऑफ P, मतलब जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका जो SI सिस्टम है, SI यूनिट है, SI यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिट्स की मेंटेनेंस करती है, ठीक है। तो इस लीनियर मोमेंटम का मतलब वेक्टर P का जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्यों होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, देखिए लीनियर मोमेंटम होता है m मतलब मास और मास का यूनिट होता है kg, ठीक है। साथ में आपके पास है वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी हमारे पास जो होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भाई डिस्टेंस है, लेंथ है एंड लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो हम लिखेंगे मीटर डिवाइडेड बाय, बट टाइम का जो यूनिट रहता है वो सेकेंड होता है, तो इसलिए इसका यूनिट होगा m/s, where m is the unit of length or distance and s is the unit of time। इसका मतलब जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। जब हम रूल्स पढ़ते हैं, SI सिस्टम के रूल्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ये जो आपको बार दिख रहा है इसको बोलते हैं स्लैश और सॉलिडस नाव, इसका मतलब है मीटर पर सेकेंड, और सिंपली आप इसे लिख सकते हैं m/s की पावर -1, बिकॉज m तो न्यूमरेटर में है तो पावर +1 रहेगा। तो नीचे अगर की बात करें s तो डेनोमिनेटर में है तो s का पावर भी +1 रहेगा। जब हम इस s को डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका साइन हो जाएगा चेंज और हो जाएगा m/s की पावर -1 नाउ मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, वेयर kg इज द यूनिट ऑफ मास एंड मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। देखिए लीनियर मोमेंटम का एग्जाम में अगर आता है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। एग्जाम में लीनियर मोमेंटम से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन आती हो तो आप आसानी से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, देखिए डायमेंशंस को हम हमेशा स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते हैं और m को कैपिटल में लिखा जाता है, l को कैपिटल में लिखा जाता है, t को भी कैपिटल में लिखा जाता है और ऊपर से ली जाती हैं पावर्स। कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए P, वेयर P इज ए लीनियर मोमेंटम, हम चाहते हैं कि हम इस लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, डिराइव करें। नाउ लीनियर मोमेंटम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन डिराइव करने के लिए आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले उसका डेफिनेशन आना चाहिए, मतलब उसका फॉर्मूला आना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी की। अगर आपको डेफिनेशन सही से पता है तो आप आसानी से उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं।
तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। देखिए डायमेंशंस के अंदर मास इज रिटन बाय कैपिटल एम। नाउ एम की पावर +1, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं तो उसके ऊपर +1। नाउ वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब आपके पास जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास लेंथ ही होता है, ठीक है। नाउ आएगा L डिवाइडेड बाय टाइम is denoted by t in dimensions. Now t तो L की पावर +1, t की पावर डेनोमिनेटर में है +1 और न्यूमरेटर में हो जाएगी t की पावर -1। इसलिए यहां पे मास को हमने लिखा m की पावर +1 और वेलोसिटी को लिखा L की पावर +1 और t की पावर -1, क्योंकि बिकॉज वेलोसिटी इज डिफाइंड हैज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, so its dimensional formula be L की पावर 1 t की पावर -1। so where p is a linear momentum, और जब हम इसके बाहर से स्क्वायर ब्रेसेस लगाएंगे इसका मतलब है कि हम इसके डायमेंशंस के साथ डील कर रहे हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर -1। दैट मीन्स कि जो लीनियर मोमेंटम होगा उसमें मास एग्जिस्ट करेगा +1 टाइम्स, जो लीनियर मोमेंटम होगा उसमें लेंथ भी एग्जिस्ट करेगा +1 टाइम, और जो लीनियर मोमेंटम होगा उसमें टाइम एग्जिस्ट करेगा -1 टाइम्स। सो दिस इज अवर लीनियर मोमेंटम। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले जो हमारा पीछे वाला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था या पढ़ा था हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज हमने लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया और साथ में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी हम डिस्कस करेंगे। अब न्यूटन सेकंड लॉ है, मतलब जो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिस्ट थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, क्या कहा उन्होंने अपने इस लॉ में जिसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, ये स्टेटमेंट है उसका ये मानना है According to this law, the rate of change of linear momentum, rate of change का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो किस रेट से चेंज होगा। मतलब किसी भी बॉडी का जो मोशन होगा, जो लीनियर मोमेंटम होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the external force applied on the body। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ का बहुत अच्छा सा लॉ है, बहुत आसान है। कहता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बढ़ेगा, मतलब उसका लीनियर मोमेंटम भी बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हमारे पास एक व्हीकल है, दैट मीन्स एक मोटरसाइकिल है या कोई कार है, भाई आप जितना एक्सेलरेट करेंगे अपने व्हीकल को उतना ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बढ़ेगा, उतना तेज़ वो भागेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप एक्सेलरेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है अगर हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा, उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, भाई डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फोर्स पर। जितना ज्यादा आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें तो F किसके ऊपर डिपेंड होगा, वेयर F इज द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। एंड यहां पे बात कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी चेंज होगा। देखिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो वेक्टर p है, मतलब उस बॉडी का जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो वेक्टर p है। और इस बॉडी के ऊपर हमने कितना फोर्स लगाया, वेक्टर f। कहता है आपके पास एक बॉडी है, हमने इस बॉडी के ऊपर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वेक्टर F फोर्स हमने लगाया, मतलब वेक्टर F जो है वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे
तो जाहिर सी बात है उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन भी चेंज होगा। तो हमारे पास एक बॉडी है, हमने इसके ऊपर F फोर्स लगाया, F फोर्स लगाने के बाद हम सपोज करते हैं कि इसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो वेक्टर P है, ठीक है। तो लेट P बी द लीनियर मोमेंटम, वेयर P बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी एंड F बी द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी बॉडी का जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा, जो लीनियर मोमेंटम होगा, वो डिपेंड करेगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने उस बॉडी के ऊपर कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नाउ F, वेयर F इज द अप्लाइड या F इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, नाउ डायरेक्टली डिपेंड करेगा dP by dt, where dP by dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई d by dt एक डेरिवेटिव है जिसका मतलब है रेट ऑफ चेंज, तो किसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है? P, where P इज लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब है जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उतना ज्यादा बॉडी का लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। यू नो दैट कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लगता है। नाउ वी K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ओके। नाउ F is equal to K is constant of proportionality and dP by dt is our rate of change of linear momentum. But according to the definition of linear momentum, हमारे पास ये जो P यहाँ पे है, ये जो P है ये एक्चुअली लीनियर मोमेंटम है, और हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है प्रोडक्ट के बराबर। किसके प्रोडक्ट के बराबर? एक तो बॉडी का मास कितना है, दूसरा उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। नाउ हम लिखेंगे बट हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज डिनोटेड बाय P, किसके बराबर है? mv के बराबर। नाउ दैट्स आवर लीनियर मोमेंटम। तो अब आप एक काम करें, इस P की जगह आप इस लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को पुट करें। नाउ वेक्टर F इज अवर एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। नाउ K इज अवर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, d by dt इज डेरिवेटिव, एंड P कितना है हमारे पास? mv के बराबर। तो यहां पे मास तो कांस्टेंट होता है, मास को हम बाहर रखेंगे तो नाउ d by dt of v, नाउ ये आपके पास बन गया dv by dt। आपने एक्सेलरेशन, आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा। वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv by dt के बराबर, ठीक है। तो अगर यहां की बात हम करें तो dv by dt किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास है बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम इस dv by dt की जगह हम एक्सेलरेशन को पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ F इज इक्वल टू km वेक्टर है, ठीक है। तो आपके पास है F इज इक्वल टू km, बट इन SI सिस्टम के अंदर, इन SI यूनिट्स, ये जो k आपके पास है ना, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो आपके पास बच गया F इज इक्वल टू m। इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ किसके बराबर होता है? आपने कितना फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर, जिस बॉडी का मास था m, और उसके बाद उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। मतलब हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास था m, ठीक है। आपने इसके ऊपर F फोर्स लगाया, F फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी का इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सो दिस इज अवर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम इसके यूनिट की बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। देखिए यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन होता है, क्योंकि इसके बारे में हमें सर इसाक न्यूटन ने बताया था, तो इसलिए इसका यूनिट रखा गया न्यूटन। उसके बाद हम मानते हैं कि F है ma के बराबर, क्योंकि है फोर्स F is equal to ma, where F is applied force, m is mass of the body, a is acceleration produced in the body. In terms of units, अब हम इसको यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए फोर्स का यूनिट है न्यूटन। हम मानते हैं कि हमारे पास एक बॉडी था जिसका मास m था, उसके ऊपर हमने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया भाई? 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। उसके बाद इस बॉडी का मास कितना था? 1 किलोग्राम था। उसके बाद इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। मतलब आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास 1 kg है,
आपने इस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होती है? हम कहेंगे हेंस 1 न्यूटन इज दैट फोर्स। कहता है अगर हमारे पास एक बॉडी है, हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। कब? जब इस बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जब इस बॉडी का मास होगा 1 kg। उसके बाद इस फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है, जो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं 3 टाइप्स के, एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस। तो सीजीएस के अंदर फोर्स को मेजर किया जाता है डाइन में, और 1 न्यूटन के अंदर होते हैं 10⁵ डाइन। अगर 1 न्यूटन के अंदर होंगे 10⁵ डाइन, तो भाई 1 डाइन के अंदर कितने न्यूटन्स होंगे? 10⁻⁻5 न्यूटन। भाई 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन है, तो 1 डाइन में होंगे 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।